बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके दिन का आगाज़ हम दुआ करते हैं कि अच्छा हो और आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे। स्टार्ट में पॉजिटिव तरीके से अपने दिन का आगाज़ करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी नहीं होता, लेकिन इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द डे। और अब चूँकि वीकेंड भी करीब आ रहा है, आज इट्स थर्सडे आई गेस, और उसके बाद फिर कल एक वर्किंग डे है। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए 2 वर्किंग डेज हैं। जनाब, प्रोग्राम में एज यूजुअल आज बहुत कुछ है हमारे साथ। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है, कुछ यू टर्न्स भी सामने आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अरशद शरीफ के हवाले से। तो आज दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद के अंदर उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और उनकी तदफीन जो है इस्लामाबाद में की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ पिम्स हॉस्पिटल में अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम किया गया और 8 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है उसमें उनके अहले खाना की दरख्वास्त पे मजीद 2 डॉक्टर्स भी शामिल किए गए। और ये जो पोस्टमार्टम का अमल है वो जो मुकम्मल किया गया, उसके बाद 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई, टीम बनाई गई, जिसकी जो कीनिया रवाना हुए वहाँ पर जाकर जो भी इन्वेस्टिगेशन का मामला है उसको देखा जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब कल वैसे तो अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है उस पर बहुत सारे कंट्रोवर्सी सामने आ रही है और बहुत सारी पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की हम बात करें। लेकिन कल कीनिया की पुलिस ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की जो मौत है उस पर मौक़िफ़ बदल लिया। पहले मौक़िफ़ आया था जी की फायरिंग हुई और उस वजह से जो है वो उनकी शहादत हो गई, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अरशद शरीफ की जो गाड़ी रोकने वाले एहलकारों ने पहले फायरिंग की थी और जिससे कांस्टेबल जख्मी हो गया था, जबकि जवाबी फायरिंग में अरशद शरीफ साहब की मौत वाक़या हुई। तो ये जो जवाबी फायरिंग का दावा किया गया है कीनिया पुलिस की जानिब से, इस पर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं कि क्या ये तहकीकाती जो कमेटी जिस तरह से तहकीक हो रही है क्या वो बिल्कुल शफाफ तरीके से हो रही है, क्योंकि पहले कुछ स्टेटमेंट दी गई और कीनिया का जो अपना मीडिया है वो भी इस हवाले से बहुत सारे दावे करता रहा। सो इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो हम बात करें अरशद शरीफ साहब के हवाले से, उनका आज इस्लामाबाद के अंदर उनकी तदफीन होगी, इस हवाले से हम आपको मजीद भी बताते रहेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अब चूँकि हम आगे प्रोग्राम में एज यूजुअल इन पर डिटेल में बात करेंगे, अब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। आज जो है 27 अक्टूबर को अगर बात करें तो यौम सियाह कश्मीर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जी 27 अक्टूबर यौम सियाह कश्मीर के हवाले से अपने एक जारी पैगाम में कहा कि आज बोझ दिल के साथ हम कश्मीर के हवाले से एक और यौम सियाह मना रहे हैं। याद रहे कि 1947 को 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें गैर कानूनी तौर पर उतारी थी। तब से इस इलाके पर भारत जो है वो कब्जा किए हुए है और गैर कानूनी तौर पर जो उनका कब्जा है वो जारी है। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने अपने बयान में ये भी कहा कि मकबूजा कश्मीर में 9 लाख से ज़्यादा मुसल्ला जो फौज है उसको तैनात किया हुआ है भारत ने, और गैर जो तशद्दुद है, गैर कानूनी नज़रबंदियाँ हैं, काले कवानीन हैं, इसकी हकीकत को निशानदेही करते हैं कि भारत किस कदर जालिमाना तरीके से वहाँ पर काबिज है। इस पर हम मजीद बात करेंगे जी यौम सियाह कश्मीर के हवाले से भी। और इसके साथ साथ कल एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। उस पर चूँकि हम सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं, फैसल वाडा साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अपने अंदर बहुत सारे उसने सवालात को जन्म दिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई। फिर उसके फ़ौरन बाद नवाज शरीफ साहब आ गए, फिर राना सनाउल्लाह साहब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हमें नज़र आए। उसके बाद जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न पर भी ब्रॉडकास्ट हुई और फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सबसे हैरानगी की बात थी। इसी हवाले से हमने आज बात करनी है और फिर लॉन्ग मार्च भी आ रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट उसी तरह से जारी है। आपको बताते हैं अभी आज की बड़ी खबर। जी, मुल्क में मौसम तेजी से तब्दील हो रहा है, सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। लॉन्ग मार्च का जो काम डाउन वो शुरू हो चुका है। कल से इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो गई हैं। कप्तान का जो कंटेनर है वो भी तैयार कर लिया गया है। लॉन्ग मार्च जुम्मे को शुरू होगा और जीटी रोड से होता हुआ 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए जो सियासी और कानूनी लिहाज पर हुकूमत हमें मुतहरिक दिखाई दे रही है, वफाकी पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल भी दे दी है, जिनके इस्लामाबाद के जो दाखिली और खारिजी रास्ते हैं उस पर एज यूजुअल कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। तौहीन अदालत केस में जी सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान साहब को 31 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है और हुकूमत की जानिब से इस तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए बयानबाजी भी जारी है। नवाज शरीफ साहब ने कल दावा किया कि
कि लॉन्ग मार्च इनकलाब नहीं, मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है, जबकि दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर इस हवाले से शकुको शुबहात तो बढ़ते जा रहे हैं। और ये वाली जो हमने यू टर्न की बात की, लेकिन अब ये दावा है कि इनकी कार से भी पुलिस पर फायरिंग की गई, इस पर भी हमने बात करनी है। और फिर इस पर जो पॉइंट स्कोरिंग हुई वो सबसे अहम थी, जो गुज़िश्ता रात फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि अरशद शरीफ को बाकायदा तौर पर जो मनसूबाबंदी के तहत टारगेट किलिंग की गई और इस कत्ल के साजिशी पाकिस्तान में मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उन्होंने इंतहाई संगीन खदशात का इजहार किया और कहा कि लॉन्ग मार्च जो खूनी होने जा रहा है, इसमें सियासतदानों और मासूम पाकिस्तानियों की जानें भी जा सकती हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जी, इस पे हम बात करेंगे। और साथ साथ पीटीआई की जानिब से फैसल वाडा साहब की जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी गई है उनकी जमात से, इस पे भी हम बात करने हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन आगाज़ में सबसे पहले हम अगर बात करें लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो बहुत तारीख पे तारीख मिलती रही इमरान खान की जानिब से। अब बिलाखिर उन्होंने कल से लिबर्टी चौक से जो है वो उन्होंने कहा है कि आगाज़ होगा उनके लॉन्ग मार्च का, और जो उनका मोटो है क्या किस तरह से देखते हैं ये जो लॉन्ग मार्च से शुरू होने जा रहा है कल से? देखें, इसमें एक तो बात यह है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए था। इस वक्त मुल्क के पॉलिटिकल हालात देखें, मुआशी हालात देखें, इस वक्त हमें ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि इससे इकनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान ने काफ़ी डिले किया लॉन्ग मार्च। ही वांटेड कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो जाएं, और मैं तो खास तौर पे कहूँगा हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करती है और पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज करती है। तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए था, कम से कम निगोशिएशन स्टार्ट हो। अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नेशनल अलाउ की बात कर रहे थे, क्या बैठते हैं, हम सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं करेंगे, मुआशी हालात की और सियासी हालात की बात भी करेंगे, तो शायद जब दो टीमें बैठती हैं टेबल पर तो कोई ना कोई आइस मेल्टिंग होती है, हाल निकल आता है। लेकिन वो नहीं किया गया। अभी भी मैं कहता हूँ कि पीस को एक चांस जरूर देना चाहिए। इमरान खान ने मेरे ख्याल में 8 दिन में 4 नवंबर में पहुंचना है, तो ये गिविंग लॉट ऑफ टाइम टू द गवर्नमेंट एंड टू द पीपल कि जी आप इसका कोई हल निकालें। तो मेरे ख्याल में इस दौरान में उनको चाहिए कि एक दफा जरूर कॉल दें। मैक्सिमम अगर इमरान खान नहीं आते तो देन एटलीस्ट गवर्नमेंट विल बी ऑन हाई मॉरल ग्राउंड कि हमने कोशिश की थी, इमरान खान नहीं माने, क्योंकि पाकिस्तानी हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, पाकिस्तान की फोर्स है जो वहाँ पर है, तो इनका क्लैश इट इज नॉट डिजायर्ड एट ऑल। और फिर इसमें जो भी शहीद हो, कोई नुकसान हो, कोई इनोसेंट पीपल मारे जाएं, तो ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी का नुकसान है। इसलिए ऑपोजिशन को और गवर्नमेंट को बैठ के जरूर एक मुज़ाकरात करने चाहिए, एंड दैट इज द नीड ऑफ द डे। सही। ब्रिगेड साहब, आपने खुद भी कहा कि एक तरफ तो मुल्क की सूरत हाल हमारे सामने है, इकोनॉमी की सिचुएशन, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, अब दूसरी जानब हुकूमत की आपने बात की कि इन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। चूँकि इमरान खान साहब ने जब से कॉल दी है, हमने कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं सुनी कि आए टेबल टॉक करें या कोई नेगोशिएशन की जा सके। जो आपके मुतालबात सिर्फ अब जारहाना रवैया ही उनकी जानिब से भी इख्तियार किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, वो भी उसी तरह से जवाब दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। और लॉन्ग मार्च के हवाले से कल नवाज शरीफ साहब ने कहा जी ये बिल्कुल फ्लॉप है, ये इनकलाब नहीं होगा, इनका मकसद ये है कि जो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ है वो लगवा सके। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। इंग्लैंड में बैठ के इट इज़ वेरी इजी टू टॉक अबाउट लाइक दिस। आप मुझे ये बताइए कि आर्मी चीफ ने अगले महीने नवंबर में अपॉइंट होना है, उस वक्त पीएमएल की एम की हुकूमत है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, 4-5 नाम पुटअप होंगे, उनमें से कोई सिलेक्ट हो जाएगा तो आर्मी चीफ बन जाएगा। तो उसके बाद ये तो जाके अगर मेरे ख्याल में अगर ये हुकूमत इतना भी कह दे कि जी हम अगले साल आप पहले बैठ जाएं, बैठ के बात करेंगे, फाइंड अ सोल्यूशन, 2-3 महीने अगर पहले इलेक्शन करा देंगे तो व्हाट विल हैपन? आप डिलीवर आपको 1 साल हो जाएगा। अगर अप्रैल महीने में इलेक्शन कराते हैं तो आपने अप्रैल में हुकूमत ली थी, आपको पूरा 1 साल मिल गया। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, आपकी इनकॉम्पिटेंसी है। आपने आयड किस लिए थे, आपने अपने केसेस खत्म कर लिए, आपने आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खत्म कर ली, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट खत्म कर दिए। व्हाट हैज यू डन? हैव यू डन एनीथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? क्या आपने कहीं तो
प्राइस डाउन की है, डॉलर सस्ता किया, पेट्रोल गैस सस्ती की है, कुछ नहीं किया। दिस इज द इशू दे डोंट वांट टू हैव अर्ली इलेक्शन, बट अर्ली इलेक्शन 1-2 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ जाता। लेकिन अगर इससे मुल्क एनार्की से निकल जाता है, पोलराइजेशन थोड़ी हो गई है, वो अब देखें क्या हो रहा है। और अभी जो चल रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि वहां जाके कुछ नहीं होगा नवाज शरीफ, अगर कुछ हो गया तो फिर लोग ज्यादा आ गए, फिर वहां पर जब लोग ज्यादा आ जाते हैं तो वो किसी के कंट्रोल में रहते हैं, दूसरा लोग भी आ जाते हैं। तो दीज आर द इशू जो गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए। अभी भी टाइम है इनको एड्रेस करना चाहिए और टेबल टॉक की तरफ ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि जाया जाए, और अगर मुतालबात मानने में कोई मिडिल वे निकल सकता है तो वाई नॉट। ब्रिगेडियर साहब, दूसरी जानिब कल फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी कोई हैरत अंगेज भी थी, बड़ी सरप्राइजिंग भी थी, और उसके बाद फिर उन्हें पीटीवी पे कट कर दिया गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। उसके फौरन बाद नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि फैसल वाडा साहब ने, अगर वो अपनी पार्टी के हैं तो इस तरह से बात करें। उसके बाद राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आ गए। तो ये कल जो इस सियासी उसमें ट्विस्ट आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थी, वरना पीटीआई पे कैसे, पीटीवी टीवी पे कैसे चली? Exactly. ये न्यूज़ में दिखा रहे थे, दीज आर थिंग फैक्टर्स कि लगता है कि सर्टेन क्लैरिफिकेशन और वाडा साहब माइट बी प्लेइंग सम हैंड्स, अदरवाइज तो ऐसी पीटीआई के एक मेंबर को जो सेनेटर और एमएनए भी रह चुके हैं उनको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और साथ ही आपने उसका रिएक्शन भी देख लिया कि अली जैदी ने जो प्रेसिडेंट एक्शन थे उन्होंने कुछ ओवर नोटिस भी दे दिया। अब देखिए क्या जवाब देते हैं। नहीं, स्टिल स्टैंड ऑन हिज वर्ड कि मैं जी बिल्कुल खड़ा हूँ और मुझे पता है क्या हुई है। ये स्पेकुलेशन फैमिली के लिए बड़े ही पेनफुल होते हैं, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आपके जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए। जब एक इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, लेट होल्ड फॉर इंक्वायरी, लेट हिम फाइनलाइज द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी एंड देन वी कमेंट। इस वक्त इससे और ज्यादा भान पैदा होता है। आई थिंक देयर इज अ डाउट, ये तो कोई डाउट नहीं है कि ही मर्डर इन कीनिया, प्लान मर्डर है, टारगेट किलिंग है। अब कैसी क्यों पुलिस रिपोर्ट आपके सामने है, पुलिस के जितने और बयान आ रहे हैं चेंज हो रहे हैं, दिस शोज एक डाउट क्रिएट हो रहा है। बात ये कि लेकिन इंक्वायरी टीम ऐसी बनाए जो बैलेंस्ड हो, जिसमें जर्नलिस्ट भी एक दो हों, सिविल सोसाइटी हो, हाईकोर्ट के जज हों, और वो टीम अगर इंक्वायरी करेगी तो बेहतर होगी। दो लोग जो कीनिया टीम के, ये दोनों स्पेशल ब्रांच और आईबी से हैं, दोनों टीम मिनिस्ट्री के अंदर है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक इसको बैलेंस टीम बना के वहां भेजें, देन फैक्ट फाइंडिंग की जाए और फिर बताया जाए फैमिली के लिए भी और पाकिस्तान की आवाम भी पता होना चाहिए व्हाट हैज हैपेंड, हु शुड ब्लेम, और उसके खिलाफ स्टर्निंग एक्शन भी लेना चाहिए। यानी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सिविल सोसाइटी हो, जर्नलिस्ट कम्युनिटी हो, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सीनियर सहाफ़ी थे, उनकी मौजूदगी से भी इस टीम की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर बात होगी। वकील साहब, जिस तरह से आपने भी खुद कहा कि इतना अनफॉर्चुनेट एक वाकया है, पूरा मुल्क जो है ऑब्वियसली इस वक्त गमो गुस्से में है, उन्हें इस बात का अफसोस है कि इस तरह से एक टारगेट किलिंग की गई है, जो भी अभी तहकीकात के हवाले से हमें पता लगेगा। लेकिन दूसरी जानिब इसी जो कत्ल के ऊपर जो है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बहुत की जा रही है। मरियम नवाज साहिबा ने बात की, कोई भी सियासी जमात इस बात से गुरेज नहीं कर रही कि उनकी किसी भी स्टेटमेंट से फैमिली को हो सकता है। कल फैसल वाडा साहब ने इसको घुमा फिरा के इमरान खान साहब की तरफ ले आए, उससे पहले भी कुछ जो कह लेना कोड वर्ड्स के अंदर ये बातें आती रहीं। सो व्हाट डू यू सी कि ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, हमें इस बात से थोड़ा गुरेज करना चाहिए इस सूरत हाल में? पूरा पाकिस्तान देखें, सबको अफसोस है। इवन टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट और बहुत मोटे वतन थे, और उसके बाद जिस तरीके से उनकी वफात हुई है, इसमें मेरे ख्याल में हर एक शहरी को, मरियम नवाज जो कि पाकिस्तान की एक पूरे लीडर भी हैं, उनकी स्टेटमेंट मेरे ख्याल में आई कुडंट बिलीव कि ये मरियम नवाज की स्टेटमेंट है। इट वाज रियली वेरी हर्ट। और जिस तरीके से एरोगेंस उन्होंने बात की, फिर उनका बॉडी भी दिखाई जहाज से निकलती हुई, तो ये आई थिंक शिशु का रियलाइज बाद में उसका पाने का कोई फायदा नहीं है। लाइक किसी को पॉलिटिकल पॉइंट्स को नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सामना है, पूरी पाकिस्तान के आवाम छोड़ गए हैं और आज उनकी तकलीफ भी है। इसलिए जो भी अभी स्पेकुलेशन मत करें, आप इंक्वायरी को होने दें, फिर इंक्वायरी के बाद देखें क्या रिजल्ट आता है। मे बी इट कम टू योर सेटिस्फैक्शन। तो इसलिए फैमिली के लिए मदर ने रिक्वेस्ट की है कि उनके लोग जाएं, उनको जनाजे में फातिहा पढ़ें, जाके जनाजे में जनाजा पढ़ें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। किसी अन्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस
मुझे अभी तक समझ नहीं है कि फैसल ने क्या कहना चाहते थे, क्या बताया, तो नथिंग फैसल। एवरीवन वाज वंडरिंग कि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और वो क्या कन्वे करना चाह रहे थे। बस यही बात फिर उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया और ये कंट्रोवर्सी अब आइंदा आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल होगी वो हम आप बेहतर तौर पे समझते हैं कि इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। बगेरी साहब, इन द एंड आप इस पॉलिटिकल सिचुएशन को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? आपको लगता है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट आएगा, या फिर ये पहले की तरह ही कुछ इस तरह के मामला थे कि पब्लिक तो गैदर होगी लेकिन हुकूमत पे उस तरह से कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला? देखें, पहले 25 मई की सिचुएशन फर्क थी, उस वक्त सिर्फ केपीके के लोग आए थे, पंजाब गवर्नमेंट पीएमएलएन की थी। अब पंजाब गवर्नमेंट इज विद पीटीआई, इसलिए इस वक्त लोग ज्यादा अनहिंडर्ड वहां पहुंचेंगे, कोई ज्यादा रास्ते में रुकावटें नहीं होंगी, बिल्कुल बलूचिस्तान से भी आ जाएंगे, मंगला से कश्मीर के लोग आ जाएंगे, इसलिए इसकी ग्रेविटी को हुकूमत बहुत लाइटली ले रही है। आई थिंक जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं वो बात पर हुकूमत यकीन कर रही है। वो ही गिविंग प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, ही वांट्स, आई थिंक जब तो भारत को जो लॉकडाउन में कर चुके हैं, ये दिस शुड नॉट रिपीट। He is taking that this crowd is coming from India and he is going to sort them out. They are all Pakistanis. पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के लिए, पाकिस्तान की मौसी सूरत हाल के लिए इट इज वेरी डेंजरस। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि दे शुड टेक स्टेप फॉरवर्ड। उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसलिए इसको देख के उस हिसाब से फैसला करना चाहिए। कोई ऐसी प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए जिससे ज्यादा हालात खराब हों, क्योंकि लोग जब 1 लाख लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यानी जितने भी लोग आते हैं ऑब्वियसली ये चैलेंजिंग है सिचुएशन तमाम तर हुकूमती मशीनरी के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर ज्यादा लोग आते हैं कम आते हैं, आपका कैपिटल है वहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी इतने सेंसिटिव चीजें हैं तो उसमें लोगों का गैदर होना। ब्रिगेडियर साहब, इन द एंड राना सनाउल्लाह साहब ने भी बहुत उस तरह से स्टेटमेंट्स दी हैं कि हम निमट लेंगे, हमारे पास भरपूर तैयारी है, हम देख लेंगे कि इमरान खान साहब क्या करेंगे। अल्लाह ना करे आपको कोई सिचुएशन लगती है कि केओस हो सकता है अगर ये मामला बयानबाजी और एक दूसरे को इसी तरह से धमकाया जा रहा हो, तो फिर इसमें कोई केओस की सिचुएशन तो नहीं हो सकती? खुदा ना खास्ता। देखें इमरान खान ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है कि हम आईन कानून के मुताबिक मार्च करेंगे। HIS 9 में हम वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी है। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट देना कि आए हम ये कर देंगे, हम बहुत खतरनाक करेंगे, हम ड्रोन करेंगे, हम गैस के सेल मारेंगे, व्हाई यू सेइंग दिस? किसके खिलाफ आप करेंगे? नहाते लोगों के खिलाफ। आपको आवाम के टैक्स से जो चीज़ें खरीदी गई हैं तो इसलिए तो नहीं आपको दी गई कि आप अपनी आवाम के ऊपर वो इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें हुकूमत को समझने की जरूरत है। ये सब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीरियर मिनिस्टर की है। He is giving very volatile and provocative statement. I think he needs to be checked. सही, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मॉर्निंग ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम बात कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल पे और इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उस पर हम इन डिटेल बात कर रहे थे कि अल्लाह न करे को केओस की सिचुएशन हो सकती है, लिहाजा तमाम तर जो लोग हैं चाहे वो पॉलिटिकल जो इमरान खान साहब की जमात है या हुकूमत है, इनको कोई दरमियाना रास्ता निकालने की ज़रूरत है क्योंकि मुल्की हालात इस वक्त इतने स्टेबल नहीं है कि किसी भी तरह का कोई केओस जो है वो अफोर्ड किया जा सके। जनाब ब्रेक लेनी है, पॉलिटिकल सिचुएशन पे तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन चूंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप का मैच है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। पाकिस्तान दूसरा मैच खेलने वाला है, पहला मैच इंडिया से था और आज दूसरा मैच शाम 4 बजे खेला जाएगा जिम्बाब्वे के साथ। अब तो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस ऑब्वियसली हो रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान का आज इंपॉर्टेंट मैच है, इस पर हम इन डिटेल आगे जाकर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की तैयारी पूरी है और क्या जो इंडिया से मैच हारने के बाद कहीं मोरल लेवल थोड़ा डाउन तो नहीं हुआ, उसको भी हमने इन डिटेल डिस्कशन करनी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब बारी है हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, क्योंकि वकार अहमद मलिक और साइंस का बहुत गहरा ताल्लुक है। मतलब मैंने एक्सप्रेसो में साइंस रिलेटेड जितनी क्यूरियोसिटी वकार भाई के अंदर देखी है किसी के अंदर नहीं है। तो आज वकार भाई अपनी पसंदीदा टॉपिक के ऊपर और पसंदीदा फेस्टिवल या मेला जिसे कह सकते हैं लाहौर साइंस मेला 2022, उसके हवाले से बता रहे। तो देखते हैं आज का सेगमेंट साइंस एंड टेक।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और लाहौर शहर के बारे में कहा जाता था, पुरानी एक कहावत है, और वो कहा जाता था कि जिसने लाहौर को फ़तह कर लिया उसने पूरे बर सगीर को फ़तह कर लिया। ऑफकोर्स ये इल्म के हवाले से बात हो रही थी, और लाहौर एक ऐसा था जहाँ पे अपने आप को मनवाने के लिए, चाहे आपकी शनाख्त अदबी है, आपका मैदान अदब का है या साइंस का है या किसी भी फिक्र का है, तो लाहौर में बहुत टफ टाइम होता था। लेकिन अगर आप लाहौर में जीत जाते थे और अपने आप को मनवा लेते थे तो पूरा बर सगीर जो है वो आप फतह कर लेते थे। एक मेले का इनेकाद किया जा रहा है, लाहौर मेलों के वाले से वैसे ही बहुत मशहूर है, और एक मेले ऐसे मेले का इनेकाद किया जा रहा है जो क्रिटिकल थिंकिंग के फ़रोग के लिए, तनकीदी फ़िक्र के फ़रोग के लिए, साइंसी तर्ज फ़िक्र को फ़रोग के लिए बहुत ही मामून साबित होगा। और मेरी ये बिल्कुल दिल की एक आवाज़ है कि पाकिस्तान में इस तरह के मेले जो हैं जो साइंस के वाले से हों, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनेकाद ज़रूरी है। बच्चे बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब हैं और मोहसिना आसिफ हैं जो कि मुंतज़मीन में हैं। आपसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। पिछली दफ़ा गालिबन टोटल जो है कुछ 60,000 लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया था, और ये जो फेस्टिवल है इसमें बच्चे जो हैं वो किस कदर खुश होते हैं और कमाल है। इस दफ़ा मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये फिगर जो है ये लाखों में पहुँचना चाहिए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़ा ख़ास मौका है अपने इवेंट को, लाहौर साइंस मेलों को एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इंट्रोड्यूस करने का, आपके साथ शेयर करने का। ये दरअसल दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक साइंस और एक मेला। ठीक है। जहाँ तक हमारी तैयारी की बात है, हम 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारी टीम उन चीज़ों को इस्टेब्लिश कर रही है जिनके ऊपर बच्चे आकर आज से 2 दिन के बाद खेलेंगे। उस प्लानिटेरियम को बिल्ड कर रही है जिसके अंदर बैठ कर लोग कहकशाओं की सैर करेंगे, और वो उस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को बना रही है जो कि सन में मौजूद उस इतनी बड़ी लेबॉर्ट्री का एक मिनिएचर वर्जन है। ये दुनिया में सिर्फ 3 या 4 लोगों के पास है, उनमें से एक हम हैं जिन्होंने इसको मिनिएचराइज किया है। अब इमेजिन करेंगे एक बच्चा प्रोटॉन को धक्का मारेगा, वो किसी पार्टिकल से टकराएगा, उसमें से शुआएं निकलेंगी, और उसमें जो इंटरेक्शंस पॉसिबल है वो कंप्यूटर की मदद से देख रहा होगा। वहाँ से बच्चा जो है वो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी लेके आएगा जो गूगल से उसकी रहनुमाई करेगी, या वो खुद उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी। तो डेफिनेटली अगर उससे पहले वो सन से वाकिफ नहीं भी है तो आप इमेजिन कि उस मेले से वो क्या लेके आ रहा है। मुझसे ये बताइए कि ये जो नाजरीन हमें देख रहे हैं ये अपने बच्चों को लेके आएंगे, तो बच्चों के लिए क्या है वहाँ पे, यानी बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके लिए क्या क्या हैरत अंगेज चीज़ें होंगी साइंस मेला में? अच्छा, कुछ अहम जो हमारे फोकस पॉइंट्स होते हैं इसके, वो यही है कि बच्चों को जो अदरवाइज उनको किताबों में बहुत कॉन्सेप्ट्स बोरिंग ड्राई, जो उनको सिर्फ टर्मिनोलॉजीज वैसे नज़र आती हैं, वो उसको एक्चुअली होते हुए देखते हैं। यानी कि मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटीज की वो पूरे सिस्टम्स देखेंगे जिसमें बहुत फैसिनेटिंग डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही होंगी। जिस तरह इन्होंने एलिसी टनल का जिक्र किया, उसी तरह मीटेरॉइड्स होते हैं जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक ज़ोब है जो पाकिस्तान में गिरा था, और पाकिस्तानियों को नहीं पता, बड़े बच्चों किसी को भी नहीं पता। तो वही बात है, फल्कियात ये सब कुछ जो अदरवाइज बहुत एक फार फेच्ड किस्म के कॉन्सेप्ट होते हैं। टेलीस्कोप्स वगैरह भी हैं, टेलीस्कोप, सैटर्न की रिंग देख सकते हैं, सैटर्न की रिंग सुबह के ऐसा इस तरह का कोई है बंदोबस्त? बिल्कुल। अच्छा, बाकायदा मैं जुपिटर देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हो। उसका हमने टाइम एक्सटेंड किया है। हमारा टाइम आमतौर पर 5 बजे खत्म हो रहा है, लेकिन टेलीस्कोप का टाइम खत्म नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो उसको मुकम्मल तौर पर एक इंटरनेशनल बैलेंस को हमें मेयार के मुताबिक इस्टेब्लिश कर रही है। जब आप मेले में आएंगे तो सबसे पहले आपको एक मैप मिलेगा, आपको पता लगेगा कि ये वाले इस तरह की इंटरेस्ट की चीज़ें यहाँ पर हैं, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेले में किस जगह पर मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए अलग कमरा मौजूद है, आपका रेस्टिंग रूम कहाँ पर है, वॉशरूम्स कहाँ पर है। यानी कि हमने इसको पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको एस्टैब्लिश किया ताकि आने वालों को, फैमिलीज को किसी किस्म के मसाइल का सामना न। इस मेले में शिरकत के लिए लोग कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान से तो बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इंटरनेशनली अगर मैं बात करूँ तो कुछ हमारे गेस्ट हैं जो इन पर्सन इधर आके सेशंस देंगे। एक डॉक्टर निदाल घोसम है जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा में हुए हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, वो आ रहे हैं। फिर जाओ एक हैं, जाओ पिकानो, हु इज फ्रॉम द सर्न मीडिया लैब, सर्न फिजिक्स। अच्छा, सर्न से वो आ रहे हैं, इटली से भी कुछ लोग आ रहे हैं। इटली से एक लैब है विच इज सॉफ्ट बायोरोबोटिक्स लैब। सो दिस इज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। मतलब उसमें यह है कि रोबोट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत कुछ बच्चों के लिए बहुत ही दिलचस्पी वाली बात होगी जो रोबोटिक्स के हवाले से, रोबोटिक्स के लिए, और फ्यूचर भी यही है। पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को वहाँ पे लेके आएंगे, वो आप ये समझते हैं कि वो जितना किताबों से अब तक पढ़ चुके हैं वो कुछ भी नहीं है जो लर्निंग प्रोसेस उनका इस फेस्टिवल में होगा। दरअसल इसके अंदर जो बुनियादी हमारा मकसद है वो ये है कि किताब, साइंस को किताबों से निकाल कर ना हाथों में दे देना।
कि न्यूटन के कवानीन उन्होंने पढ़े हैं, हमने एक मशीन डिज़ाइन की है जो तीनों कवानीन को समझा सकती है, जिसको वो महसूस कर सकते हैं कि न्यूटन के कवानीन को हम इस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वो जब साइंस को होता हुआ देखेंगे, उसके अंदर उसमें मशगूल होंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, तो वो बहुत देर तक उन चीज़ों को अपने साथ रख सकते हैं। और ये जो तालिब इल्म है, ये जो हमारा स्टूडेंट है, दरअसल हर स्टूडेंट एक ख्वाब ज़रूर रखता है, वो किस भी तरह का होना, उसके पास एक ड्रीम होता है। हम ये कर रहे हैं कि हम उस ड्रीम को, उस ड्रीमर को ड्रीम के सामने ले आएंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वहाँ पर आपको डॉक्टर से बात करवाएंगे। अगर आप एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं, हमने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो एक जगह होगी जहाँ पर, उसको हम साइंसी बैठक बोलते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंसदान बैठे होंगे और आप के बच्चे जो है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उनसे बातें कर सकते हैं। सर, उनको देख सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। एक अलग किस्म की फीलिंग है। इसमें आरजी एक म्यूजियम का भी कोई निकात मैंने देखा था आपकी प्रेस रिलीज में, वो क्या है? हम अपने पूरे मेले को डिस्क्राइब करते हैं एक आरजी अजायब घर है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं लाइफ टेम्पररी साइंस म्यूजियम। अदरवाइज आप एक म्यूजियम में जाते हैं, चीजें लगी होती हैं, आप वो एज ए शो केस लगी होती है, हम उसको देखते हैं। वंडरफुल। और आई होप कि ये तमाम नेचुरल साइंसेस के एरियाज को, यानी बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, तमाम को एड्रेस कर रहा है। तो मेरी बहुत नेक ख्वाहिशात है। मैं दोनों दिन आपके मेले में हूँगा। फूड स्टॉल्स होंगे, खाना खाने के लिए बैठने का बेहतरीन इंतजाम होगा, दादा दादी के बैठने का इंतजाम भी है, नाना नानी के बैठने का इंतजाम भी है, ताकि उनके बच्चे जो है ना वो प्रॉपरली टाइम स्पेंड कर सकें, एक्सपेरिमेंट्स को एंजॉय कर सकें। नाज़रीन, बात यह है कि दादा दादी और वालिदैन और बच्चे, इन तमाम लोगों को साइंस फेस्टिवल पे जाना चाहिए। एक तो लड़ने की कोई उम्र नहीं है, कायनात का जो मुशाहिदा है, कायनात के वाले से जो इल्म है, ये पूरी ज़िंदगी जो है ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। आप जिस कदर शौक से साइंस फेस्टिवल में जाएंगे, उसी शौक से फिर आपके बच्चों के अंदर एक साइंस का शौक भी पैदा होगा, एक क्रिटिकल थिंकिंग या तनकीदी फिक्र भी पैदा होगी, और एक क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, जो कि बहुत ही बुनियादी चीज़ है, इल्म की माखज़ है, तो वो तजस्सुस भी पैदा होगा। तो ये जो है लाहौर में डिवीजनल पब्लिक स्कूल में 29 और 30 तारीख को ये इस मेले का इनेकाद हो रहा है। ज़रूर जाइएगा अपने और अपने बच्चों के साथ। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ कराची के आवाम के हवाले से। वैसे तो कराची में शहरियों का कोई परेशान हाल नहीं है, हर तरफ आवाम है और बेबसी की तस्वीर दिखाई देते हैं। शहर में हर तरफ माफिया है तो वो बेलगाम है। चंद रोज कबल हमने डेयरी माफिया के हवाले से खुद ही, जो उन्होंने दूध की कीमत में इजाफा किया था, 200 रुपये कर दी थी, मगर दूध की असल कीमत जो थी वो 120 रुपये थी, जो कि सरकारी रेट था। मगर कमिश्नर कराची ने जी डेयरी मिल्क एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात किए और दूध की जो फी लीटर कीमत है उसमें 50 रुपये इजाफा कर दिया गया और नई कीमत का जो ऐलान किया गया वो 170 रुपये उसको मुकर्रर किया गया, जिसमें कहा जा रहा था कि डेयरी फार्म एसोसिएशन ने जी ये कहा कि 15 दिन में यही कीमत रहेगी और 15 दिन के बाद हम दोबारा कीमतें बढ़ा देंगे। लेकिन जो 170 रुपये मुकर्रर की गई कीमत, क्या उसी कीमत पर दूध दस्तयाब है, फरोख्त हो रहा है या नहीं, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो 15 दिन का मुआहदा हुआ है, इसके बाद फिर क्या होगा? क्या फिर उन्हीं कीमतों के ऊपर उसी तरह से ये दूध फरोख्त होगा और कराची के अवाम इस हवाले से क्या करेंगे, ये भी सवाल उठता है। पिछले हमने कुछ दिनों में हमारे जो नुमाइंदा है उनके साथ हमने डिस्कशन भी की थी और उन्होंने बताया था कि बहुत सारी जगहों पे जो कीमत मुकर्रर की जाती है उसी तरह से नहीं मिलती है। काशिफ हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदा कराची, उनसे बात करते हैं। काशिफ हुसैन, थैंक यू वेरी मच। काशिफ, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, आपने हमारे साथ डिस्कशन भी की थी, अब जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके मुताबिक 50 रुपए कीमत बढ़ाई गई है और 170 रुपए है, तो क्या इसी कीमत पर दस्तयाब है? जी बिल्कुल, कराची में कीमतें मुकर्रर की जाती हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। शहरी इंतजामिया की इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि आवाम को महंगाई से रिलीफ दिया जा सके और यकीनन इसका ताल्लुक सिंध हुकूमत की पॉलिसी से, उनकी तरजीहात नहीं है कि आवाम को कोई सुकून मिले और वो अपने रोज़मर्रा उमूर जो है वो सुकून के साथ अंजाम दे सके। महंगाई है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें ख़राब हैं, तो आवाम इन चक्करों में उलझ कर रह गए हैं। वो उनका पूरा अगर एक दिन मुनासिब गुजर जाए तो वो समझते हैं कि आज ज़िंदगी का कोई बड़ा मसला हल हो गया। दूध का मसला है, इसको मसला बनाया गया है। जो शहरी इंतजामिया उसके पास ना इख्तियार है और ना उसके पास इतनी काबिलियत या अहलियत है कि वो खुद इस बात का तयन कर सके कि 1 लीटर दूध की पैदावारी लागत कितनी होती है। एक मंडी लगती है, एक नीलामी होती है, एक बोली होती है, डेयरी फार्मर्स की एसोसिएशन एक रेट मांगती है, होलसेलर एक रेट मांगते हैं और उसके दरमियान कोई बात बन जाती है और उसका एक नोटिफिकेशन हो जाता है, जिस तरह हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान
10 रोज तक 200 रुपये फी लीटर दूध बिकता रहा। 2 रोज के अंदर क्या ऐसा हुआ कि कमिश्नर मान गया और 170 रुपये का उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया। लेकिन बहरहाल इस नोटिफिकेशन पर शहर में कहीं पर भी अमल नहीं हो रहा। 180 से 190 रुपये लीटर दूध इस वक्त भी फरोख्त किया जा रहा है और डेयरी फार्मर ने धमकी दी है कि अगर मजीद इसमें इजाफा नहीं किया गया, 200 के आसपास नहीं लाया गया, तो हम मजीद 15 दिन के बाद दोबारा इसमें इजाफा कर देंगे। शहरी इंतजामिया बेबस नज़र आती है या उनकी मसलहत है इस मामले के अंदर। डेयरी फार्मर हावी नज़र आते हैं और गुज़श्ता रोज़ होने वाले जो मुज़ाकरात थे उसमें भी ये सूरत हाल देखी गई थी। ना ये सिर्फ दूध की कीमत का मसला नहीं है, असल मसला दूध के मयार का है। इस वक्त जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक 6% चिकनाई, 6% फैट सोल्यूबल उसके अंदर होना चाहिए। दूध इस फैट की वजह से ही ग़िज़ाइयत बख्श समझा जाता है, वरना ये पानी होता है। शहर के अंदर मुश्किल से 10% ऐसी दुकानें होंगी जहां 5% या उससे ज़ायद फैट चिकनाई का तनासुब का दूध बिक रहा होगा। बाकी 90% दुकानों का 4%, 5%, 3% चिकनाई वाला दूध भी उसी रेट पर बिक रहा है जिसके कि सरकार ने खालिस दूध के मयार मुकर्रर किया। कीमत के साथ और इसके साथ मयार के साथ वज़न की पैमाइश का भी मसला है। इस वक्त भी तमाम शहर के जो दूध फरोश हैं वो सेर के पैमाने जो कि मतरूक हो चुका है। अशारी निज़ाम जब से आया 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर है, लेकिन ये 900 और 950 मिलीलीटर का 1 लीटर फरोख्त कर रहे हैं क्योंकि इनके पैमाने वो लीटर के हिसाब से नहीं है, वो सेर के मतरूका निज़ाम के तहत है। तो हर शहरी 1 लीटर दूध अगर गैर सरकारी कीमत पर भी ख़रीद रहा है तो 8 से 9 रुपये का दूध उसको कम मिल रहा है। ये तमाम जो चीजें हैं ये तो काशिफ आप टेक्निकल तौर पे बता रहे हैं काशिफ, लेकिन ये आम पब्लिक को शायद इतनी टेक्निकलिटी भी नहीं पता और वो उसी जो जिसमें मैयर करते हैं उसी के मुताबिक वो खरीदते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब आपने पहले मेंशन किया कि उस कीमत पे तो फरोख्त नहीं हो रहा दूध पूरे शहर में, लेकिन अब जो 15 दिन बाद इन मुज़ाकरात के उन्होंने कहा हम दोबारा से कीमतें बढ़ा देंगे, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन तो ना हुआ। ये तो सिर्फ 15 दिन के मुज़ाकरात का असर हुआ कि 50 रुपये बढ़ाया, उसके बाद फिर 200 रुपये के करीब करीब पहुंच गया। जी देखिए, इससे पहले जो कराची में मैकेनिज़्म था उसमें सार्फिन के नुमाइंदगी हैसियत से मीडिया को भी मदऊ किया जाता था। मैंने भी कई मरतबा शहरी इंतज़ामिया की मामलत की इस सिलसिले में और हमने उनको तजवीज़ किया कि एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जो कि ख़ास तौर पर कोई बड़ी तब्दीली आई जाए। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता कहत आ जाता है, जिस तरह भी सैलाब की सूरत हाल है या कोई अचानक से तलब और रसद का तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो उस वक्त कीमतों पर गौर व फिक्र किया जाता है। लेकिन इस वक्त तलब और रसद का तवाज़ुन बिगड़ा नहीं है, बेहतर हुआ है। जिस तरह के मौसम सरमा जब आता है तो दूध की खपत कम हो जाती है, पैदावार बढ़ जाती है। कोई लोग लस्सी, दूध के बने मशरूबात, आइसक्रीम, ठंडी कुल्फियाँ या फिरनी, खीर, दूध की मशरूबात, कमर्शियल खपत उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो तलब कम हो जाती है, रसद बढ़ जाती है। उसके बावजूद ये पहली दफ़ा देखा गया है कि मौसम सरमा की आमद है और दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल शहरी इंतज़ामिया, सिंध हुकूमत, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, सिंध फूड अथॉरिटी, इन सब के इल्म में है। लेकिन कोई तवील मुद्दती कोई हल इस चीज़ का नहीं निकाला जाता कि एक मैकेनिज़्म बनाया जाए और जब उसके अंदर कुछ वेरिएबल चेंज हो, मिसाल के तौर पर चारे की लागत बढ़ गई, मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ गई, तो उस वेरिएबल के अंदर जाके उतना चेंज आप कर दें ताकि वो असर आ जाए। अब 1 लीटर दूध की तरसील की लागत के ऊपर 20 रुपये तो नहीं बढ़े होंगे कि जिसकी वजह से आप 20 रुपये का इजाफा करते हैं। लेकिन इस तमाम की गहराई में जाने के लिए हमारे जो शहरी इंतजामिया के बाबू जी ने कहते हैं कि CSS करके वो आते हैं, उनको ये डेयरी फार्मर्स होलसेलर जिसमें से बहुत सारे नाख्वानदा हैं वो बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर करा देते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं करते। तो शहरी इंतजामिया की ये जो कारकर्दगी अहलियत है इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि वो किस तरह वो पब्लिक राइट्स के कस्टोडियन है, क्या वो पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी मुलाजमत के वक्त हलफ लिया था, क्या वो उस पर पूरा उतर रहे हैं। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह हमने सिर्फ एक दूध की बात की, ना इसके अंदर कीमत पर अमल दरामद हो रहा है, ना इस पर लोगों को मयार मिल रहा है, क्वालिटी भी नहीं मिल रही, कीमत भी नहीं मिल रही उस तरह से, और वो माफिया उसी तरह से सरगर्म है। थैंक यू वेरी मच काशिफ हुसैन, आपने इन डिटेल हमें मौजूदा जो दूध की सिचुएशन है कराची के अंदर, जो दूध फरोख्त हो रहा है वो ना मयारी दूध है, ना उसकी कीमत पे जिस तरह से डेयरी फार्म्स एसोसिएशन मुज़ाकरात हुए इस पर अमल दरामद हुआ, बल्कि मनमानी कीमतों पर दूध फरोख्त किया जा रहा है। नो डाउट इसमें जो मशीनरी है हुकूमत की उसको एक्शन लेना चाहिए और इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि जो कमिटमेंट की गई है इन एसोसिएशन की जानिब से उस पर पूरा उतरा जाए और क्वालिटी की चीज़ मिले। अनफॉर्चुनेटली पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त यही सूरत हाल है और कराची की जब भी बात होती है वहाँ कुछ ना कुछ हमें इस तरह के मसाइल नज़र आते ही रहते हैं। अल्लाह करे मसाइल हल हो। और अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। एज यूजुअल हमारा पावर पैक किस्म का शो होता है, आपको पता है। सेकंड आवर में भी बहुत कुछ होता है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सेगमेंट्स भी होते हैं, कुछ क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप चूँकि जारी है, और फिर आर्टिस्ट भी हमारे आज शो का हिस्सा होंगे। बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, इनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन अभी बारी हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी की, जिसमें हमना खालिद आज मुलाकात करवा रही हैं खातून अव्वल बेगम समीना आरिफ अलवी साहिबा से। क्या बातें हुई, देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। आज ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। और आज क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा पिंक रिबन भी, ऑब्वियसली अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए जो है सेलिब्रेट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट 1985 से है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में लास्ट 3-4 ईयर्स से ये कॉन्सेप्ट आया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे जितने भी लो तबका है या छोटे इलाके हैं, वहाँ पे इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। तो आज स्पेशल, क्योंकि अक्टूबर जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैंने कहा कि आज स्पेशल जो है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे साथ इस टाइम है फर्स्ट लेडी और समीना अलवी मेरे साथ हैं। और मुझे आज इतना अच्छा एक प्राउड फील हो रहा है कि पहले उन्होंने टाइम दिया और देन आज हम इस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है मज़ीद इस चीज़ को एलेबरेट नहीं करते और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी हुई कि आपने यहाँ इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस दी और थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। नहीं अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ एशियन कंट्रीज़ में टॉप पे पाकिस्तान इस टाइम जो है ब्रेस्ट कैंसर जो लिस्ट है इस टाइम पे वो हिट कर रहा है, तो क्यों ऐसा? मेरा ख्याल अभी इसमें कोई रिसर्च में नहीं है कि क्यों है, मगर ये कि बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान में इंडिया हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में भी कम है। और इसके लिए मैंने काफ़ी डॉक्टर से भी करा, मगर इनके पास अभी कोई रिसर्च ऐसी नहीं है कि क्यों है। एक डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि हो सकता है कि हम लोग चिकन ये सब ज़्यादा खाते हैं तो शायद इसकी वजह है। नेबरिंग कंट्रीज़ वेजिटेरियंस हैं तो शायद, मगर कोई ये अभी रिसर्च नहीं हुई कि क्या वजह है। बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन ऐसा है कि हमारे मुल्क में अवेयरनेस बहुत कम है अभी भी। जो एक कह लें आप थोड़ी एलीट क्लास या थोड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां, खातून, वो इस चीज़ को समझ लेंगी कि मतलब अक्टूबर ही एक तो सबसे पहले क्यों स्पेसिफाई किया गया। नहीं, ये तो सारी दुनिया में 1 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है पिंक रिबन के साथ। पिंक रिबन है, हाँ, ये सिंबल ही ब्रेस्ट कैंसर का पिंक रिबन है। मगर जब मैंने यहाँ शुरू किया तो मुझे ये ख्याल हुआ कि हम लोग, मेरे ख्याल जो कुछ भी आप कहें, हम इम्पोर्टेंस नहीं देते या हम इतने अवेयर नहीं हैं कि हमने कहा कि हम पूरे साल करेंगे। और अभी भी जब मैंने 2018 में शुरू किया तो यहाँ तो बहुत छोटा सा एक करा था, मगर फिर हमने पूरे साल इसको लेके चलते रहे। और उसी की वजह से कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पहुँचे कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस हमारी बहनों भाइयों में। आप देखिए, जब मैंने शुरू किया था तो मुझसे लोगों ने कहा कि टीवी पे आप ब्रेस्ट कैंसर तो शायद कह सकती हैं मगर छाती नहीं कह सकती। हाँ, तो इसको हमने ये एक टाबू तो तोड़ने की पूरी कोशिश करी कि देखो ये आँख नाक का एक पार्ट ऑफ योर बॉडी है, तो इसको क्यों हम, और बीमारी अगर हमारी बहनें इससे इतना इफ़ेक्ट हो रहा है कि अगर सारी दुनिया में 98-99% रिकवरी है फर्स्ट स्टेज पे अगर डायग्नोस हो जाए, तो हम लोग क्यों अपनी बहनों को इस हद पे ले जा रहे हैं कि ये स्टिग्मा और टैबू है, वो बता नहीं सकती अपने घर में। जो घर की औरत होती है वो घर का एक हेड है, और अगर वो हेड ही बीमार हो जाता है तो सारा घर मतलब ख़त्म कहें या सिस्टम सब ख़त्म हो जाता है, और घर में ख़र्चा भी बढ़ता है और तकलीफ़ भी उसको ज़्यादा होती है, सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपना ख्याल रखें, 5 मिनट आप हर महीने निकालें, अपना देखें। मुआयने के लिए आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम लोग भी बताते हैं, जहां हमारे वो होते हैं सेशंस होते हैं, वहां हम ये बताते हैं अपनी बहनों को कैसे आप करो। बिल्कुल, सॉरी आपको कट करें, बल्कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं कैंप्स लगे हुए हैं। जी, कैंप्स तो नहीं कहिए, मगर हम हर जगह हर एरिया में सेशंस करते हैं। सेशन से ये होता है कि एक डॉक्टर साथ होती है, एक सर्वाइवर होती है, ताकि सर्वाइवर अगर होगी तो वो लोगों को हिम्मत दिलाएगी कि देखो मैंने फर्स्ट स्टेज पे अगर डायग्नोस हुआ तो मैं अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और इसमें अगर फर्स्ट स्टेज पे हो जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आदमी नॉर्मल, जो भी बहन जिसके हो वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार लेती है ना। और शुरू में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, मगर अगर बढ़ जाए तो बहुत तकलीफ देह होता है।
बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूँ, हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी और एक एक्सेप्टेंस नहीं है डायग्नोज करने की शायद, या ये वर्ड जिस आपने कहा कि छाती वर्ड बोलने की, और उस पे अपने आप को डायग्नोज करके अपने आप को एक 5 मिनट अपनी साथ के लिए देखे कि यार अच्छा ये मसला है, ये चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं आ रही हमारी बहुत सी। तो इसीलिए हम देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी आप सब मिलके, मैं सिर्फ अकेली बात नहीं करी, क्योंकि देखिए अकेले से कोई काम नहीं होता। मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया, मीडिया ने ये बताया कि देखिए आप करो, ये हमें कॉन्फिडेंस दिलाना होगा। इसीलिए बार बार हम करते हैं कि ये अपनी बहनों को कॉन्फिडेंस दिलाएं कि देखो आप अपनी सेहत का ख्याल रखोगे तो आपका घर बचा रहेगा। हाँ, आपके पैसे, बहनें ये फिक्रमंद होती हैं कि ख़र्चा बहुत होगा, माँ जिसको भी डायग्नोज, तो उनको ये फ़िक्र होती है कि बहुत, और है सारी दुनिया में बहुत एक्सपेंसिव इलाज है ये, तो और यहाँ पे भी है, मगर अगर हम जल्दी इसको डायग्नोज कर लें तो ख़र्चा भी कम होगा, तकलीफ़ भी कम होगी। एंड अकॉर्डिंग टू शौकत खानम कि अब डबल से ज़्यादा भी हमारी बहनें आ रही हैं जो फर्स्ट स्टेजेस में, तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं कहें, मगर चंद उम्मीदें आई हैं कि इंशाअल्लाह इस पे बेहतरी ले आएंगे। टारगेट इस बीमारी का क्या है? ख़वातीन ज़्यादा या यंगस्टर्स या बच्चियाँ? नहीं, देखिए औरतों में तो बहुत ज़्यादा है, आफ्टर 35-40 तो वो ज़्यादा है, और ख़वातीन में तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, मर्दों में 1 और 2% है, बच्चियों में अब डायग्नोज हो रहा है। मगर मेरे ख्याल मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे अवेयरनेस पहुंच रही है तो बच्चियां भी इस बात पे अहमियत दे रही हैं और माएँ भी दे रही हैं, तो इसलिए वो कम सुनाई में आने में आ रहा है, मगर है। अच्छा, अदर देन आप जो हैं काम कर रही हैं डिसेबिलिटीज़ में, जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, उसके उस पे बहुत काम करने की ज़रूरत भी है। और अभी हम शुरू जब हमने 3-4 साल पहले किया तो यही वजह से किया कि आप सारी दुनिया जाएं, रैम्प्स बने होते हैं। अभी भी मैं एक जगह से एक आई तो समझिए इतनी सीढ़ियाँ थीं, एक एक जगह कोई रैंप नहीं था, तो किस तरह, अब सिर्फ डिसेबल की बात नहीं है, अब एज होती है तो चढ़ने में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें ये इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू WHO 12 से 14 या 12 भी नहीं करो तो 10 कर लो। हाँ, आप उसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, मगर फिर भी 10% भी एक बहुत बड़ी आबादी है, तो उसके लिए हमारे यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं। तो अब दिसंबर आ रहा है और मैं आप सबसे जब भी मैं बैठ रही हूँ मीडिया पे तो कह रही हूँ कि इसको भी हमें इसी तरह लेके चलना हो, हाईलाइट करेंगे कि रैम्स है। यहाँ हमने CDA से बड़ा करा और उन्होंने व्हीलचेयर की साइंस लगाए, बट अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे लोगों को भी अंदाज़ा नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। उनका कहना है कि नॉर्मल इंसान नॉर्मल है और डिसेबल का काम सिर्फ घर तक है। हाँ, तो क्यों वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है, जब UN में हमारी एक खातून वहाँ है, नाबीना है, तो फिर सोचिए हम लोग ये समझते हैं कि हम बहुत काबिल हैं, मगर ऐसी बात है नहीं। अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ उनसे ली है तो और बहुत सारी चीज़ों से नवाजा भी है। और अब इतनी सी डिस्कशन के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपके साथ लाइटर मोड पे डिस्कशन होनी चाहिए, थोड़ा सा रैपिड फायर है, कुछ ऑप्शंस होंगे और आपने सेलेक्ट करनी होंगी। बताइए। सबसे पहले आप ये बताएं कि फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? फ्री टाइम में मैं क्या, मेरे ख्याल में मिलने मिलाने का मुझे बहुत शौक़ है, तो कोशिश ही करती हूँ कि अपनी दोस्तों फैमिलीज़ में मुलाकातें हों, मिलूं तो अच्छा होता है। और या थोड़ा बहुत मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, फूलों का शौक़ है, तो उसमें उसका भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, मगर पहले मैं इकबाना फ्लोरल आर्ट, इसमें अभी भी कल भी मैं गई हुई थी, तो वो मैं यहाँ पे मैंने फ्लोरल आर्ट ज्वाइन किया हुआ है कि जाके अच्छी एक हॉबी मेरी पुरानी है, तो उसमें इंटरेस्ट है। अच्छा, इस्लामाबाद में घूमने के लिए आप कहाँ कहाँ जाती हैं? घूमने के लिए यहाँ बहुत ही खूबसूरत इस्लामाबाद जगह है। हम कराची से हैं, मगर यहाँ की ग्रीनरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बस मेरा ख्याल जहाँ ज़रा कम निकलती हूँ, मगर ये कि हाँ बहुत खूबसूरत शहर है, और यहाँ की पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ जाने की ख्वाहिश रहती है कि ज़्यादा जाना चाहिए, कि बहुत ही नथिया गली और ऐसी हुंजा गिलगित बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो ये रहता है। क्योंकि आपने कहा कराची से हैं, तो कौन सा शहर आपका फेवरेट हुआ, कराची के इस्लामाबाद?
देखिए रहने के आप सोचें, क्योंकि इस यहाँ ये शहर मुझे इसलिए पसंद है कि बहुत ग्रीन है, आपको बहुत खूबसूरत है, मुझे नेचर से मज़ा आता है, अच्छा लगता है। क्योंकि एक ज़माने में मैंने अभी भी तो नहीं कर रही मगर गोल्फ खेलती थी, तो उसमें मुझे सिर्फ इसलिए जाती थी कि वहाँ ग्रीनरी सुबह सुबह इतना खूबसूरत लगता है ना, आपको आँखों की वाकई जो कहते हैं ना ठंडक होती है, तो वो मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है कि अगर ग्रीनरी हो। मेरा ख्याल शायद कुछ अपने मिजाजी का कहें, और ऐसे कराची को ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि रहे वहीं हैं, फैमिली फ्रेंड्स सब वहाँ हैं, तो यूँ है। अच्छा, आपकी फेवरेट कोई पर्सनैलिटी जो आप शुरू से जिनसे इंस्पिरेशन आपकी हो? फेवरेट पर्सनैलिटी मेरा ख्याल जो अच्छा काम कर रहा होता है वो मुझे पसंद आता है। हाँ, अच्छा काम से मेरा मकसद है कि जो कोई लोगों की मदद कर रहा हो, लोग बड़े खूबसूरत बड़ा घर अच्छे, वो अच्छे लगते हैं, मगर जो मेरे ख्याल में है, मैं अपनी पर्सनल आप अगर पूछे तो मुझे वो मैं बहुत एडमायर करती हूँ जो लोग नेकी का काम, ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे होते हैं, वो मैंने हमेशा उनको एडमायर किया। अच्छा, आपने आखिरी मूवी कोई कभी कौन सी देखी या मूवीज़ देखती हैं तो? जी देखती हूँ, हमने अभी मौला जट देखी। हाँ, वैसे कैसी द लेजेंड ऑफ मौला जट? मैं ज़रा सा वायलेंस मुझे पसंद नहीं आता है। हाँ, तो मुझे ये होता है मैं बहुत, जैसे मुझे मूवीज़ में या ड्रामों में या जिसमें मैं बच्चों की तकलीफ़ देखती हूँ तो मुझे बहुत डिप्रेशन होता है। हाँ, और उसमें इतना वायलेंस था मगर बहुत अच्छी मूवी बनाई। अच्छा, डॉक्टर साहब के हाथ की बनी हुई कोई ऐसी डिश जो आपको बड़ी पसंद हो और आप यार आज तो ये फरमाइश है जी, मौसम अच्छा है, ये बना नहीं, इस खाना बनाने में वो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मगर कोशिश करते हैं कभी कभार, शायद कभी होता था कि बारबेक्यू है कर लिया, मगर ऐसे अच्छा, आप खुद कोई ऐसी डिश आप खुद खाना? हाँ, मैं तो बहुत खाना बनाती रही और अभी भी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ हो, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अगर आप म्यूज़िक सुनती हो तो आपका कोई फेवरेट? नहीं, कोई ख़ास म्यूज़िक नहीं, सॉरी, क्योंकि मैं अच्छा लगता है मगर मैं जब कोई काम कर रही हूँ म्यूज़िक हो तो मुझे मेरे ख्याल जैसे दिमाग में मेरे थकन हो जाती है कि डिस्टर्बेंस नहीं हो, खामोशी से आदमी वो करे, तो ऐसे अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग वॉक? लॉन्ग ड्राइव हर कोई प्रेफर करेगा, नॉट अ लॉन्ग वॉक। चलें, थैंक यू सो मच। लेकिन लास्ट वन, अगर आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें? ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से तो मैं अपनी बहनों को कहूँगी कि अपने लिए 5 मिनट ज़रूर निकालें, इसमें कोई तकल्लुफ़, कोई शर्माने की बात नहीं, अपना खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करें, और अगर सेल्फ एग्जामिनेशन भी करना नहीं समझ में आए तो इंटरनेट टेलीफोन पे भी है, उससे आप ले सकती हैं कि कैसे करना है। और दूसरे ये मैं अपनी मीडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने मैंने करे मॉर्निंग शोज़ करें, तो मुझे ये ख्याल हो रहा था मॉर्निंग शोज़ में ही क्यों आप ऐसी चीज़ें ला रहे हैं, शाम को क्यों नहीं होती। और एक टीवी चैनल जो मैं नाम भूल गई, उसमें आया था और बहुत अच्छा था कि वो पैनल बैठा हुआ था, डॉक्टर्स भी थे, ऑन्कोलॉजिस्ट भी थे, रेडियोलॉजिस्ट भी थी, कोई सर्वाइवर भी था। अच्छा, वो शाम के वक्त था, तो अब हमारी तकरीबन सारी ख़वातीन काम करती हैं, तो हर क्लास में काम करती हैं, ये नहीं कि अपर क्लास, हर क्लास में काम करती हैं, वो कहीं और डिफरेंट काम में जाती हैं। अच्छा, मर्द भी नहीं होते, कितने परसेंट है आप लोग वो मुझे ज़्यादा बताएंगे डेटा कि कितने परसेंटेज औरतें देखती होंगी। इवनिंग में हम सिवाय टॉक शोज़ में मुल्क में लड़ाई झगड़ा सुनने के अलावा हम कुछ नहीं देख रहे, और इवनिंग में कोई ना कोई ज़रूर एक प्रोग्राम होना चाहिए इंफॉर्मेटिव, ताकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं उन पे हो, अच्छे प्रोग्राम भी हो तो लोग देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और थैंक यू सो मच। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम थोड़ा कम है और आपसे बातें मुझे बहुत ज़्यादा करनी है। इट रियली मीन्स अ लॉट कि आपने मुझे टाइम दिया। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो सुपर 12 मरहले के दिलचस्प और थ्रिलिंग किस्म के मैचेस जारी हैं। पहले मैच में ग्रुप 2 के आज 2 मैचेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जी अभी बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है। साउथ अफ्रीका ने जी 205 रन का टारगेट दिया है 5 विकेटों के नुकसान पर, जो अब तक के मैचेस का सबसे हाई स्कोर है। और बांग्लादेश 23 पर 0 आउट है। अभी उनकी बैटिंग जारी है। इस हवाले से आपको ऑन एंड ऑफ अपडेट करते रहेंगे। दूसरी जानिब आज दूसरा मैच भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान है, जो तकरीबन 12 बजे खेले जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैच है वो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे है, जो शाम 4 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए जिम्बाब्वे को हराना होगा। बांग्लादेश पहले मैच में नीदरलैंड्स को 9 रन से शिकस्त दे चुका है, जबकि साउथ अफ्रीका और जो जिम्बाब्वे के दरमियान मैच हुआ था उसमें बारिश बार हुई, जिसकी वजह से मैच रुका और आखिरकार दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे आज पाकिस्तानी टीम का चूंकि मैच है जिम्बाब्वे के साथ। अहमद शहजाद मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अहमद शहजाद। सबसे पहले तो टीम के हवाले से पर्थ में मौजूद है इस वक्त। आज दूसरा मैच जिम्बाब्वे के साथ होगा पाकिस्तानी टीम का। कौमी टीम की जो आज स्ट्रैटेजी है आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसी टीम जो है जिम्बाब्वे को इंशाल्लाह बड़े आराम से पकड़ लेगी। जो पाकिस्तान की स्पेशली बॉलिंग है, वो जिस तरह आप नसीम शाह देखिए, जिस तरह आपके पास हसनैन पीछे पड़े हुए हैं जो 145 प्लस बॉलिंग करते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मोहम्मद वसीम है आपके पास, उसके बाद हारिस रऊफ जितनी अच्छी फॉर्म में है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह आराम से जीतेगी। जो एक चीज़ देखनी पड़ेगी वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान का पूल देखें उसमें बांग्लादेश रन रेट में नंबर 1 पे है और हमें इस टूर्नामेंट का पता है कि यहाँ बारिशें हो रही हैं। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को अभी से ही अपने जहन में रखना है। अपनी अच्छी क्रिकेट से इस तरह की सिचुएशन, पहले आपने जीतने जाना है लेकिन अपनी अच्छी क्रिकेट से इस तरह की सिचुएशन में आना है मैच के अंदर कि ना सिर्फ हम ये मैच जीते बट अपने रन रेट का भी ख्याल रखें और मैच को अच्छे तरीके से क्रिकेट के साथ कर सकते हैं। दूसरी जानिब कौमी टीम को इंडिया से ऑब्वियसली हमें पता शिकस्त हुई, दो के इट्स पार्ट ऑफ गेम, बट स्टिल बाबर आजम ने इस शिकस्त के बाद टीम का मोराल बुलंद किया और खास तौर पर उन्होंने नवाज का नाम लेकर भी कहा, लेकिन स्टिल पूरी टीम का उन्होंने कहा कि ये हारी है, हमें मिलकर लड़ना है और मुकाबला करना है। इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल हर टीम में ऐसा ही होता है, कोई ब्लेम गेम नहीं होती है और किसी को स्केपगोट बनाना भी नहीं चाहिए। मेरा तो मानना ये है, बड़ी टीमें यही करते हैं। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, डिफीट का भी जिम्मेदार होता है और जीत के भी लोग जिम्मेदार होते हैं। तो आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और उसके अलावा देखिए एक अच्छा मैच हुआ इंडिया का और वो मैच अब गुजर गया है। ठीक है, अगर जीत जाते तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है प्लेयर्स का वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान को छोटी छोटी मोटिवेशनल फैक्टर्स ढूंढने हैं। वो ये है कि वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं, पाकिस्तान ने बुरी क्रिकेट नहीं खेली है। इंडिया वो लकी एंड प्लेड स्लाइटली बेटर देन अस। तो हमें जो अंडर प्रेशर अपने डिसीजंस हैं उनको देखना है और छोटी छोटी जो मिस्टेक्स उसको डिस्कस करके मेक श्योर करना है कि आने वाले मैचेस में वो मिस्टेक्स ना हो। और एट द सेम टाइम ना सिर्फ ये मैच, आई वुड लाइक के जितने भी पाकिस्तान के नेदरलैंड, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के साथ मैच हैं, ना सिर्फ वो जीतें बल्कि मेक श्योर करें उनमें उनका जो रन रेट है वो भी जो है ना बेटर हो। बिल्कुल, आपने पहले भी मेंशन किया बारिश का। ऑब्वियसली अब कौमी टीम के लिए जितने भी मैचेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या आज का मैच भी हमें भारी मार्जिन से जीतना होगा क्योंकि बारिश की वजह से मैचेस मुतासिर हो रहे हैं और टीम्स को पॉइंट्स भी मिल रहे हैं? यही मैंने अभी पहले बात की है, क्योंकि अभी से देखें कई टूर्नामेंट्स होते हैं जहां लेटर ऑन और सरप्राइजिंगली बारिश हो जाती है या आप एक आधा मैच बुरा हार जाते हैं, तब आके एंड में आपको आता है समझ आती है कि ओके यार रन रेट का भी कुछ ख्याल रखना है। लेकिन ऐसी जगह जहां वर्ल्ड कप हो रहा है और हमें पता है कि मैचेस में बारिशें हो रही हैं और ऑलरेडी हम कुछ अपसेट्स देख चुके हैं, तो इस चीज दैट फैक्टर बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। वी हैव टू ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि हाँ यार बारिशें हो रही हैं और रन रेट going to play a huge part. तो उसका on the back of your mind इस चीज को रखना गेम खेलते हुए, I think it's really really important and I'm sure पाकिस्तान की मैनेजमेंट को भी ये पता होगा, कैप्टन को भी ये पता होगा और हमें देखने में कल ना सिर्फ जीत देखने में मिलेगी लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें एक ऐसी जीत देखने को मिलेगी कल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट के जो कि बड़ी थम्पिंग और कन्विंसिंग होगी। अहमद शहजाद, ऑब्वियसली जिस तरह से आपने मेंशन भी किया, टीम के अंदर का हमने लास्ट मैच में देखा शाहीन को थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, दो कि वो अपनी इतनी मेजर इंजरी के बाद वापस आए। आपको लगता है कि कौमी टीम को मैच में कुछ चेंजेस करनी चाहिए, शाहीन को रेस्ट करवाकर किसी और को खिलवाना चाहिए?
देखिए मुझे नहीं पता कि उनको शाहीन को रेस्ट कराना है, शाहीन की कंडीशन कैसी है वो तो शाहीन खुद बता सकेंगे कि वो किस कंडीशन में है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज वन चेंज ऑन द कार्ड। आपको यहाँ पे 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना ही जाना है। बीट अगर आप एक बैट्समैन को, मेरा मशवरा ये होगा या व्हाट आई वुड डू अगर मैं वहाँ होता कि मैं अपने 2 स्पिनर्स क्योंकि वो बैटिंग अच्छी करते हैं उनको मैं कुशन के तौर पे साथ खिलाता टीम में। एट द सेम टाइम मैं उसमें एक बैट्समैन की जगह जो कि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म है उसकी जगह मैं एक फास्ट बॉलर ऐड कर लेता। तो पर्थ की कंडीशन है, या तो वैसे ही फास्ट बॉलर्स जो है ना बहुत सूटेबल होते हैं, लेकिन नॉट ओनली पर्थ, पाकिस्तान की जिस तरह की टीम फर्म हुई हुई है वहां पे जहां पे स्पिनर्स का भी काम है, हमें वहां पे भी अपने फास्ट बॉलर्स को बैक करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास लग्जरी है कि जो हमारे 2 स्पिनर्स हैं दे कैन बैट एंड वी बीन यूजिंग देम इन फ्रंट नंबर 4 नंबर 5 पे जहां उन्होंने डिलीवर किया है। तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, जहां ऑस्ट्रेलिया में नॉट ओनली इन पर्थ जहां पे भी हम मैच खेल रहे हैं अपने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। आप अपने मोहम्मद वसीम को ऑलवेज ऐड कर सकते हैं, वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं। एट द सेम टाइम 2 स्पिनर्स का क्वेश्चन आपके कैप्टन के पास होना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू अहमद शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर एनालिसिस। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कौमी टीम को फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए क्योंकि पर्थ नहीं ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन भी फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल हैं। अहमद शहजाद से हम तज्जिया ले रहे थे, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद डिस्कशन करेंगे और आपकी मुलाकात एक आर्टिस्ट से भी करवाएंगे। Stay tuned to Expresso। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी, और आज जिस आर्टिस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं इसके लिए बड़ा एक जो थ्रिलिंग और एक्साइटिंग किस्म का हम पूरी टीम का शौक था कि हमने इन आर्टिस्ट से मिलना है और इनसे बात करनी है और इनसे जानना है कि जो आर्ट करते हैं कैसे करते हैं। आपने बड़े बड़े वैसे आर्टिस्ट देखे होंगे जो अपनी क्रिएटिविटी को मुख्तलिफ तरीके से बरूए कार लाते हैं, कोई फ़न मुसव्वरी करता है, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं वो हाथ, पाँव, इसके साथ साथ मुंह और पत्नी किन किन तरीकों से आर्ट करते हैं। और ये आपने बहुत कम देखा भी होगा और बहुत कम सुना भी होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर ये अच्छे खासे वायरल है इनके आर्ट पीसेस। आप फुटेजेस अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिस तरह से आर्ट बना रहे हैं, पेपर कट से आर्ट बना रहे हैं, फिर हाथ से और पाँव से एट ए टाइम आर्ट बनाना, इट्स लिटरली एन आर्ट। और इस वक्त हमारे साथ अजमेरी सैयद मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सॉरी, अजमेरी सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अजमेरी, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो आपका टैलेंट है आपने इसको कैसे एक्सप्लोर किया? मतलब हाथ से एट ए टाइम आप आर्ट करते हो, स्केचिंग करते हो, आप एट ए टाइम हाथ अपने बाजू पाँव सबसे करते हो? असल में मेरा मकसद तो यही था ना, लोगों को इन्फ्लुएंस करूं मैं, ताकि सारे लोग आर्ट के अंदर आए, क्योंकि आपको पता है आर्ट की फील्ड पाकिस्तान में इतनी को नहीं देखते। तो मैं चाहता हूँ फॉरेन आर्ट लेके आऊँ पाकिस्तान के अंदर ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो और वो भी करें। तो अजमेरी, ऑब्वियसली आपने कहा फॉरेन में आप बहुत सारे आर्टिस्ट को देखते हो, पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं था और एट ए टाइम अपने आप को एक्सप्लोर करना, क्या आप ये कर सकते हो? ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। 1 साल पहले मैंने पेज बनाया था अपना मिस्टर आफ, तो फिर मैं जो भी आर्टिस्ट देखता था, जैसे ये और जैक हो गया, डेवॉन रोड्रिगेज जो फॉरेन आर्टिस्ट है, बस उनको देख के मैं इंप्लीमेंट करता था और वो हो जाता था। उससे पहले ही ट्राई में ज्यादा था। सबसे पहले आप पहले स्केचिंग से आपने स्टार्ट किया? जी था? हाँ, स्केचिंग। तो सबसे पहला स्केच किसका बनाया? वो मैंने क्लास में बनाया था अपने सर का, बल्कि अपने दोस्त का बनाया था। दोस्त का बनाया था। ये स्क्रीन पर आपने टीचर का भी बनाया? जी हाँ, टीचर। जरा ये बताएं, कभी फेंटी नहीं पड़ी इस बात पे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तुम स्केच बना रहे हो? नहीं, जब पहली दफा बनाई थी ना, तो टीचर समझते थे मजाक कर रहे हैं, अभी वो शुगर लगा रहा है, स्केच फजूल सी बना के दे देगा। लेकिन जब मैंने पहली टीचर के बना के दिया तो उनको काफी अच्छी लगी, वो पूरे स्कूल में वायरल होगी कि बच्चा स्केच बनाता है। तो इसलिए फिर अब मैं जब भी टीचर को बोलता ना, किसी टीचर को, सर मैंने आपको स्केच बनाना, बोलता हूँ ओह वेलकम, तो ये बड़ा अच्छा चेंज है और ये अच्छी बात है कि टीचर्स भी इनकरेज कर रहे हैं आपको। अब सारे टीचर मतलब मुझे जानते हैं कि ये बच्चा स्केच बनाता है। तो अब एट ए टाइम हाथ से बनाना, मुंह का इस्तेमाल करना और पैर का इस्तेमाल करना कितना डिफिकल्ट है और कैसे? टेक्निक समझाएं आप मुझे। ये मैंने एक चाइनीज आर्टिस्ट था, हाँ। जापान का, पता नहीं शायद वो जापान का था, उसने बनाई थी ये। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। हाँ। तो जब ट्राई किया तो आप एक वुडन के ब्लॉक के ऊपर बहुत सारे पेन को करते हो? जी हाँ, वो क्योंकि मेरे पास टेबल नहीं थी और मैंने एक हाथ से दो चीजें बनानी थी, तो इसलिए मैंने वुड का इस्तेमाल किया था ताकि वो एक साथ 5 ड्राइंग्स बन जाए। इसलिए वो एक नेक्स्ट चैलेंज था मेरे लिए, तो मैंने इसलिए किया था। अच्छा, जब आप बना रहे होते हो तो ऑब्वियसली आप मुख्तलिफ चीजें बना रहे हो ना, कि आपने इस हाथ, दो हाथों से डिफरेंट है, पैर से डिफरेंट है, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते? फोकस कैसे बनाते? घंटे लगते हैं इसके अंदर। ये मतलब ये तो टाइम लैप्स आप देख रहे होंगे, 20 सेकंड का, 20-30, लेकिन होते हैं इसके अंदर 5-6 घंटे होते हैं। 5-6 घंटों की मेहनत,
फिर उसको टाइम लैप्स में एडिट करना, फिर वो सारा ही काम होता है। लवली। अच्छा, अब हर जगह जाते हैं, हम स्केच बना लेते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, जाते हैं, वेटर आ रहा होता है उसका स्केच बना देते हैं। फिर इन्होंने बाबर आजम का एक बड़े डिफरेंट तरीके के साथ पेंट के अंदर बॉल को डिप करके उसको फेंका और वो स्केच बनाया, वो बड़ा डिफरेंट था। ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया मुझे खुद नहीं पता था। मैं अपने ऐसे दोस्त के साथ बात कर रहा था, उसने बोला भाई तू सब कुछ कर सकता है, तू ये भी ट्राई कर ले। हाँ। तो फिर मैंने ट्राई किया था। ये हम लोग स्टेडियम गए थे दोस्त के साथ में, तो उसके साथ बनाया और वो बन गया। पहले मैंने सारा स्केलेटन बाबर आजम का उससे बनाया और फिर काफी जो शेडिंग की है वो करीब जाहिर है आप फिनिशिंग उससे करते हो। फिनिशिंग मैंने उससे किया। ओके, सो अब तक की आपकी फेवरेट आर्ट पीस जो आपने किसी भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट में किया हो अब तक का फेवरेट? अभी तक का मेरा फेवरेट कायदे आजम वाला है। कायदे आजम वो जो मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से बनाया था, वो 2 दिन लगे थे शायद मुझे। अच्छा। छत पे हाँ। और वो भी टेम्परेचर था ऊपर 40 डिग्री। हाँ। तो मेरा रंग तो हो गया था। स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका आर्ट है माशाल्लाह। यू आर गॉड गिफ्टेड अजमेरी, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं परेशान इसलिए हो रही हूँ और मैं एक्साइटेड भी इसलिए हूँ कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि एक बंदा एट अ टाइम इतने फोकस के साथ काम कर सकता है। पढ़ाई तो मुतासिर नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है क्योंकि सुबह कॉलेज होता है, फिर शाम आके वीडियो एडिटिंग होती है, फिर ट्यूशन, फिर दोबारा वीडियो बनानी होती है, फिर सोना, फिर कॉलेज। ऐसे जबरदस्त। वापस आते हैं अजमेरी सईद की तरफ और जो हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद है। अच्छा अजमेरी, आप बता रहे थे कि आपने कायदे आजम का जो बनाया था स्केच वो बड़ा डिफरेंट था। उसका आइडिया क्या था और जब आपने उसको बनाया और कितना टाइम लगा उसको कंप्लीट करने? पहले तो मैंने बनाया था वुड के ऊपर, मतलब वुड कार्डबोर्ड होता है ना, तो उसके ऊपर मैंने ट्राई किया था। पहले 2 ट्राई में तो वो जल गया था वुड। अच्छा। क्योंकि उस पे वो 2 दिन वो वेस्ट हो गए थे और 2 अगले दिन थे, तो उसके अंदर वो ट्राई करके मैंने बनाया था। और ये मैंने कहीं फिजिक्स में पढ़ा था। अच्छा। कि ऑफ कोर्स जब आप मैग्नीफाइंग मूवीज में भी देखते हो कि मैग्नीफाइंग से करो तो वो चीज़ जल जाती है। तो बस मैंने वो इम्प्लीमेंट किया था। वाओ। अच्छा, अब ये बताएं कि जब आप एक स्केच बना रहे होते हैं, कभी ऑब्वियसली आप कोई भी आर्टिस्ट होता है, गलती हो जाती है, इंसान है। सो जब आप एट अ टाइम इतने हाथ और पाँव इकट्ठे बना रहे हो तो कभी गलती होती है कि सारी मेहनत स्पॉइल हो जाए? अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई। अभी तक मैंने 3 ट्राइज किए हैं, तीनों ट्राइज में बन गई हैं। तीनों ट्राइज में बन गई है, कोई एक भी पिक्चर डिस्टर्ब नहीं हुई? नहीं, पिक्चर एक भी डिस्टर्ब नहीं। वाओ। तो घर वाले कैसे खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं? इनकी मदर भी साथ आएंगे, मैं वही पूछ रही थी कि क्या आपको लगता है? तो वो बड़ी खुश थी, तो अम्मा अब्बा सब खुश हैं? असल में एक इसका बड़ा अच्छा बेनिफैक्टर ये होता है ना कि भाई लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ। अब जब कभी कभी मैं बाहर जा रहा हूँ तो लोग आके बोलते हैं भैया आपका आर्ट इतना अच्छा, हम आपके फैन हैं। जी हाँ, तो लोग ऐसे कभी कभी अम्मी को भी मिल जाते हैं। हाँ। तो मैं अम्मी के साथ होता हूँ, बोलते हैं आपका बेटा वो, तो उससे खुशी होती है एक तरह की। हाँ। कि लोग आपको जानते हैं एज अ गुड इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस, नो डाउट। आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। बट अजमेरी, ये बताएं कि अब आपने आगे क्या सोचा है? ऑब्वियसली आपको हम जितना मीडिया हो सके, आप मुख्तलिफ चैनल्स पे गए हैं, आपने किया है। आपको लगता है आर्टिस्ट जिस फॉर्म का आर्ट आप यहाँ पर कर रहे हो उसकी रिकग्निशन या उसका ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर? जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं लगा था, लेकिन अब देख सकते हैं जैसे मेरी वीडियो पे 4.4 मिलियन व्यूज हो जाते हैं। तो मेरा प्लान यही है कि आर्टिस्ट पाकिस्तान में आए, इन्फ्लुएंसर पे बने, क्योंकि पाकिस्तान में कोई आर्टिस्ट नहीं है जिसको मैं देख के बोलूँ भाई मैंने इससे सीखना है, मैंने इससे इन्फ्लुएंस लेना है, जैसे दूसरे मुल्कों में तो काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा प्लान है भाई लोग मुझसे, मतलब मैंने YouTube चैनल बना रखा है अभी। ओके, जबरदस्त। तो ताकि लोग बस सीखें। कोई एक पिक्चर जो बना ली हो या जिसको बनाने की ख्वाहिश हो? मैंने रूबिक क्यूब्स लेना है। रूबिक क्यूब्स आपको पता होगा वो जो, लेकिन वो चाहिए मुझे 316 रूबिक क्यूब्स। तो उससे इमरान खान की पोर्ट्रेट। वाओ, लवली। वी विश यू अ वेरी गुड बेस्ट ऑफ लक अजमेरी सईद, बहुत शुक्रिया। इनमें कोई मैसेज देना चाहें देखने वालों को? मैं बोलता हूँ भाई अपना टैलेंट दिखाओ। काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, अब आप लोगों को म्यूजियम नहीं जाना पड़ता अपना आर्ट को दिखाने के लिए। तो इसलिए अब टिकटॉक आ चुका है, इंस्टाग्राम आ चुका है, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं। तो आप लोग एडिटिंग करो, अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ करो, टूल्स यूज़ करो और अपनी वीडियो को जितना बेहतर हो सकता है उतना बनाओ ताकि लोग देखें और इन्फ्लुएंस हो इस चीज़ से। लवली, थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ ग्रेट मैसेज। अजमेरी सईद हमारे मौजूद थे, इनसे हम बात कर रहे थे और बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, गॉड गिफ्ट है। अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे और आप इसी तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम याद करेंगे मलका जज्बात अदाकारा नैयरा सुल्ताना साहिबों को, जिनको मदाओं से बिछड़े 30 बरस बीत गए। नैयरा सुल्ताना भारतीय शहर अलीगढ़ में पैदा हुई, तकसीम हिंद के बाद कराची और फिर लाहौर मुंतकिल हो गई, जहां हदायतकार अनवर कमाल पाशा से मुलाकात हुई और 1955 में फिल्म कातिल से उनके फिल्मी करियर का आगाज किया गया।